इमेजिन करो कि आज से 2000 साल पहले एक बुक लिखी जाती है अराउंड 200 BCE में, एंड उसमें कह दिया जाता है कि ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है, उसके लॉज ये हैं, एंड केमिस्ट्री जो है वो इस तरीके से केमिस्ट्री की फॉर्मेशन हुई थी, एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है। उस एक बुक में तुम्हारी पूरी जिंदगी के सवालों का उत्तर लिख दिया गया था आज से 2000 साल पहले। एंड इट वॉज अ वेरी 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 स्लीक बुक, यानी कि बहुत कम पेज थे उसमें, बहुत ही ज्यादा कम। एंड वो इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन दे पा रही थी जस्ट एक कारण से, क्योंकि वो संस्कृत में लिखी गई थी। एंड संस्कृत एक ऐसी भाषा है कि अगर तुम एक लाइन लिखोगे तो वो इंग्लिश की में भी 10 लाइनों के बराबर हो जाएगी, इतनी ज्यादा पावर है संस्कृत में। महर्षि कन्नडा लिखते हैं कि नित्यम परिनादनम, इसका क्या मतलब है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें उन्होंने कहा है कि एटम एटम की स्टेट जो है वो सफेरिकल है। आज से 2000 साल पहले, फिर से बता रहा हूं, 2000 साल पहले उन्होंने ये कहा कि एटम की जो शेप है वो सफेरिकल है। एंड टिल डेट वो उनको हमने गलत प्रूव कर दिया है। बहुत सही बात है, ठीक है, गलत प्रूव कर दिया है, पर आज भी कुछ एटम्स हैं, जो शुरू के कुछ एटम्स हैं वो सब सफेरिकल ही हैं। बट उस टाइम पे 2022 2000 साल पहले, यानी कि 2200 साल पहले, अराउंड अराउंड 2200 साल पहले, तब के टाइम पे ये चीज सोचना भी बहुत बड़ी बात थी कि कुछ एटम नाम की चीज होती है, जब माइक्रोस्कोप वगैरह कुछ नहीं होते थे। तब के टाइम पे ये चीज को सोचना भी एक अलग अलग क्रिया है, ये चीज को सोचना भी। एंड हाँ, ये बिल्कुल सच है, महर्षि कन्नडा ने इसको वैशेषिका सूत्र में ये सब दे रखा है अपना, कि ग्रेविटी किस तरीके से काम करती है। उन्होंने न्यूटन के लॉज को बकायदा उधर दिखा रखा है कि इस तरीके से ये लॉ काम करता है, या इस तरीके से कभी हम किसी चीज को ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे कैसे आएगी, उस पे फोर्सेस क्या लग रहे होंगे, उसकी एफबीडी कैसी होगी, लाइक इस तरीके की कॉम्प्लेक्स चीजें उसमें दे रखी हैं उन्होंने। एंड केमिस्ट्री का भी बहुत पार्ट उसने वहां पे उन्होंने उस चीज को इलेबोरेट कर रखा है। एंड 2000 साल पहले यार कोई नहीं था, कोई भी नहीं था जिसने वो चीजें कर रखी हों, तो हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने कहीं से कॉपी करी थी। फॉर श्योर उन्होंने खुद ही रिसर्चेस कर करके उस चीज को सीखा होगा। संस्कृत में उन्होंने एटम को अणु का नाम दिया है, अणु का। अणु, अणु मतलब ANU, यानी हिंदी में अणु, इस तरीके से। हाँ, तो इसको उसने एटम का नाम दिया है, एटम। एंड 2000 साल पहले हम सोच नहीं सकते थे, बिल्कुल भी नहीं सोच सकते थे। लोग फंसे हुए थे लड़ाइयों में, जंग करने में, या बहुत कुछ तुम्हें पता होगा, बट इन्वेंशंस में कोई नहीं था। इन्वेंशंस में एक ही देश था आगे, एंड वो था इंडिया। चलो, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल लेक्चर्स की शुरुआत मैं हमेशा इंडिया से ही करूंगा, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। इसके बाद चलेंगे आगे भी। हाँ, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इन केमिस्ट्री, यानी कि रासायनिक विज्ञान में इंडिया का क्या उन्होंने कर रखा है, इंडिया वालों ने, तो देखते हैं। हमने रासायनिक ज्ञान में भी ये चीजें आती, बट कुछ चीजें नहीं भी आती, जैसे कि हमने पेपर का आविष्कार किया, हमने सोप, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, परफ्यूम्स पता है ना तुम्हें, अल्कोहल, फार्मा, फार्मा यानी दवाइयां, दवाइयां हमने, पहली सर्जरी, सर्जरी लिखना भूल गया, सर्जरी, गन पाउडर, गन पाउडर। एंड तब के टाइम पे उन्होंने इक्विपमेंट्स के नाम बता दिए थे कि ये वाला इक्विपमेंट जो होगा वो इस तरीके से काम आएगा, ये वाला इक्विपमेंट इस तरीके से काम आएगा। तब थोड़ी ना पता होगा लोगों को कि कुछ क्लोज्ड फनल्स नाम की चीज होती है, कुछ और भी गैल्वेनोमीटर जैसा होता है कुछ। तब तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, बट हाँ, उन्होंने काफी चीजों को अपने टाइम से वो अहेड थे। जैसे हम कहते हैं कि एलियंस अहेड होंगे अपने टाइम के, या फिर पिरामिड्स जिन्होंने बनाया वो अहेड होंगे, वो लोग अहेड नहीं थे, अहेड हम लोग थे। ओके, तो मेटलर्जी, मेटलर्जी तो हम लोग पढ़ेंगे भी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेटलर्जी का एक चैप्टर है, एंड प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। ये सब चीजें हमने इंडिया में ही डिस्कवर करी है, एंड तुम्हें इस चीज का प्राउड होना चाहिए। एंड नियरली 1500 ईयर्स, इतने साल पहले इंडियंस ने एक्सपेरिमेंट्स केमिस्ट्री में करके छोड़ दिए थे।
लाइक वो इतनी आगे थे अपने टाइम के कि उन्होंने बहुत सारी चीजें डिफाइन कर रखी थी कि ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है। हालांकि वो सब संस्कृत में था, एंड बहुत सारी चीजें हैं जो आज तक डिकोड नहीं हो पाई, बट फॉर श्योर जो जो डिकोड हो रखा है हमें हमारे पास है, तो हम उससे तो कुछ ज्ञान ले ही सकते हैं। ओके, अब चलते हैं इसे। मैं मेरा एक ही सवाल होता है कि मैं क्यों पढ़ूं इस चीज को, मेरा क्या फायदा है इसमें, मेरा क्या फायदा है। तो मैं क्यों पढ़ूं, पढ़ना ही क्यों है इसे। ठीक है, तो एक तो है कि स्टडी के पर्सपेक्टिव से कि मुझे पढ़ना है क्योंकि मुझे कुछ टेस्ट वगैरह निकालना है, मुझे कुछ भी करना है तुम्हें अपने लाइफ में। बट कुछ चीजें होती हैं जो इनर सेल्फ से आती हैं। वो चीजें तुम किसी से भी जोर जबरदस्ती से नहीं करवा सकते। वो चीजें इनर सेल्फ से आती हैं कि मुझे ये चीज सीखनी है, मुझे सीखना ही है कि ये चीज कैसे हो रही है। मुझे मैथमेटिक्स सीखना है कि मैथमेटिक्स में ये मैनिपुलेशंस कैसे हो जाती हैं। मुझे ये भी सीखना है, मुझे ये भी सीखना है, मुझे सीखना है कि लाइक एक इंजन कैसे चलता है, उसमें क्या क्या चीजें हो रही होती हैं। मुझे सीखना है कि बायोलॉजी कैसे होती है, माइंड कैसे काम करता है, इस तरीके से। तो वो जो इनर सेल्फ होता है ना, जो कुछ ना कुछ सीखना चाहता है, तो ये बस उनके लिए है कि हमें क्यों पढ़ना है। अगर तुम्हें वही है कि मुझे तो बस अपना टेस्ट निकालना है और बस उसके बाद कभी केमिस्ट्री को नहीं पूछने वाला मैं, तो फॉर श्योर तुम बस पढ़ाई करो, क्यों पे ध्यान मत दो। क्यों पे अगर तुम ध्यान दे रहे हो तो फिर छोड़ो उस चीज को। ठीक है, तो तुम गैस करो, थोड़ा टाइम लगाओ। पहले कौन आया, फिजिक्स आया, केमिस्ट्री आया, मैथमेटिक्स आया या बायोलॉजी आया? गैस करो, गैस करो। बहुत सारे लोग कहेंगे फिजिक्स आया था बहुत सारे लोग कहेंगे केमिस्ट्री आया था, क्योंकि बायोलॉजी तो बाद में आया, क्योंकि बायोलॉजी तो जो हम लिविंग थिंग्स थे वो लोग तो बाद में आए, एंड मैथमेटिक्स तो हमने बना रखी है, तो ये दोनों तो कट हो गए। तो अब देखो, जैसे होता ना, पहले मुर्गी आई या अंडा, वैसे ही है ये भी। तुम इसको जस्टिफिकाई इसकी जस्टिफिकेशन दोगे तो ये गलत हो जाएगा, इसकी इसकी जस्टिफिकेशन दोगे तो ये गलत हो जाएगा। बट ज्यादा पलड़ा किसका भारी है? ज्यादा है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री केमिस्ट्री इज द अल्टीमेट गोट, जिसके कारण बिग बैंग हुआ था एंड जिसके कारण अर्थ फॉर्म हुई थी। अगर केमिस्ट्री ना हो तो क्या होगा देखते हैं, उसका भी देखेंगे। अगर केमिस्ट्री ना हुई तो क्या होता है। आई होप सो तुम्हें समझ आया होगा कि केमिस्ट्री एक्चुअल में क्या है, एंड जो हम इसको दिमाग में रख रखा है हमने कि केमिस्ट्री केमिस्ट्री केमिस्ट्री, दिमाग को भर रखा है कि बहुत मुश्किल होता है, लाल डालते पीला निकल जाता है। पर वो चीज कुछ अलग नहीं है, फिजिक्स है। बहुत सारी चीजों पे फिजिक्स लगती है और नाम है केमिस्ट्री का, तो हमें उस चीज को पढ़ना भी पड़ेगा। अगर तुम्हें अपनी लाइफ के बारे में कुछ जानना है तो तुम्हें मोस्ट इम्पोर्टेंटली कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में पता ही होना चाहिए, अगर तुम्हें दुनिया से बुद्धू नहीं बनना है तो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी, इन चीजों के बारे में आई थिंक हर बच्चे को पता होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हें ये चीजें नहीं पता है तो तुम्हें दुनिया खा जाएगी। दुनिया इतनी बुरी है, तुम सोच नहीं सकते। बस तुम अभी सिर्फ बच्चे हो तो मम्मी पापा के साथ रह रहे हो तो इतना नहीं लगता, बट जब तुम रियलिटी में दुनिया को देखते हो, फेस करते हो, तो तुम्हें पता चलता है कि नहीं, यहाँ हर कोई मुझे खाना चाहता है। वैसा है कि जैसे हम जंगल में रहते थे, उस तरीके की ये दुनिया है कि अगर तुम्हें शिकार करना नहीं आता तो तुम खुद किसी की शिकार बन जाओगे। तो शिकार करना तब के टाइम पे था कि हम लोग भाले वगैरह लेके जाते थे और बड़े बड़े हाथी होते थे उनको मार देते थे, एंड दैट्स इट। वो बहुत सही था, वो भी उनके टाइम पे वो चीज सही थी। बट अब देखो ना, अब हमें भाले लेके जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अब भाले लेके जाओगे तो तुमसे बड़ा गधा कोई नहीं है। बट हाँ, तुम समझो ना, अब के टाइम पे हमारे भाले पता क्या है? अब के टाइम पे ये चीजें हैं हमारे भाले। अब के टाइम पे क्या हो सकता है? न्यूरो साइंस, और हिस्ट्री, ये है हमारे भाले। अगर तुम्हारे पास ये वाले भाले हैं तो तुम किसी भी बड़े से बड़े हाथी को हरा सकते हो, मैमूथ को हरा सकते हो। तो मैमूथ यानी कि आज का मैमूथ तो इंसान ही बन चुका है। तो आई होप तुम्हें समझ आएगा कि अगर तुम्हारे पास ये स्किल्स हैं, तुम्हारे पास कॉन्वर्जेशन की स्किल्स है, तुम्हारे पास कुछ बोलने की स्किल है, तुम्हारे पास कोई भी स्किल्स है, स्पेशली ये तीनों तो होनी चाहिए। इन तीनों में से, इन चारों में से तीन तो फॉर श्योर होनी चाहिए। इसीलिए तो किसी ने दिमाग वाले बंदे नहीं लगाया था कि मैं पीसीएम बना देता हूँ और एक पीसीबी बना देता हूँ। तुम लाइक हम लोग समझते हैं कि ये एक किसी पागल बंदे ने बनाया था, पर नहीं, काफी सोच समझ के इस चीज को बनाया गया था। मैथमेटिक्स
हमें जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो बहुत ही ज्यादा सोच समझ के किसी ज्ञानी व्यक्ति ने किया था, किसी गधे ने नहीं कर दिया था। जो तुम लोग कहते हो कि स्किल पे बेस करो, स्किल 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 स्किल, कुछ नहीं होता स्किल। अगर तुम्हें स्किल आती है तो बढ़िया बात है, पर अगर तुम्हें ये नहीं आता तो तुम्हें दुनिया खा जाएगी। दैट्स इट। ओके। ओके। इसका क्या फायदा? इससे मेरा क्या फायदा? इससे मेरा क्या फायदा? वही तो बहुत लोगों का सवाल है कि केमिस्ट्री मैं क्यों पढ़ूं, मेरा क्या फायदा है इससे। पहले तो मैंने तुम्हें फायदा गिना दिया, ये वाला क्या था फायदा, कि ये तुम्हारा भाला है जिससे तुम बच सकते हो। ये भाला तुम्हें पैसे भी दिलाएगा, ये भाला तुम्हें हर चीज करके देगा, वो जो तुम एंशियंट टाइम्स में करते थे, केवमैन पीरियड में। तो अब के टाइम पे अगर तुम केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हो तो तुम्हारे पास वो भाला नहीं है, तुम खत्म हो फिर तो। ओके, तो अब देखें कि अगर केमिस्ट्री एग्जिस्ट ही ना करती, सोचो कि केमिस्ट्री ना एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, सोचो कि कुछ भी नहीं है, केमिस्ट्री नाम का कोई सब्जेक्ट नहीं है, उसके नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ना ही सब्जेक्ट है, ना ही कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है। कोई जानता नहीं कि केमिस्ट्री कुछ होता भी है, कुछ भी नहीं पता किसी को। जस्ट ऐसे सोचो एक बारी, तो वो क्या होगा? कोई सोच सकता है क्या? कोई? ओके, तो मैं इस डब्बे में बनाता हूँ कि क्या होगा फिर इस डब्बे के अंदर। हाँ, तो ये लो, मैंने लिख दिया। हम्म तो बताओ क्या होगा केमिस्ट्री के अंदर, अगर तुम केमिस्ट्री हो ही ना तो क्या होगा? इस डब्बे में तुम्हें क्या दिख रहा है? एम्प्टीनेस, खाली, शांत, बिल्कुल शांत, सब चीज शांत। कोई बिग बैंग नहीं, कोई सन नहीं, कोई गैलेक्सी नहीं, कोई कुछ नहीं। दैट्स इट। बस केमिस्ट्री गायब तो पूरा यूनिवर्स गायब। दैट्स इट। अगर तुम इस चीज को देखते हो एक यूनिवर्स की तरह तो बस खत्म, इसके आगे कुछ भी नहीं है। इतनी पावरफुल चीज है केमिस्ट्री। अगर तुम कहो कि अगर फिजिक्स ना हुआ तो क्या होगा, तो काफी चीजें वॉयलेट हो जाएंगी, बट कुछ ना कुछ तो रहेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ तो रहेगा। पर केमिस्ट्री ना हुई तो क्या होगा? कुछ भी नहीं रहेगा। अल्टीमेटली सब धूल, धूल भी नहीं कह सकते उस चीज को, कुछ भी नहीं रह जाएगा। एक ये फंडामेंटल चीज है जो हम अपने माइंड के द्वारा सोच सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगता है ऐसी चीज को सोचने में। बट हाँ, अगर तुम थोड़ा टाइम बैठ के सोचते हो इस चीज के बारे में कि अगर केमिस्ट्री हुई ही ना तो मतलब कभी ह्यूमंस का जन्म ही नहीं हुआ होगा। तो मतलब ह्यूमंस का कैसे जन्म हुआ था? कुछ ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, बंदरों के द्वारा। बंदरों का भी नहीं हुआ होगा फिर तो। उससे पहले क्या था? उससे पहले सारे जीव जंतु पानी में रहते थे। तो पानी में रहते थे तो पानी में तो फिर केमिस्ट्री नहीं होगी। तो केमिस्ट्री नहीं होगी तो बस फिर वो पानी वाले जीव जंतु कहाँ से आएंगे? वो भी नहीं आएंगे। अच्छा, तो वो नहीं आएंगे तो चलो ठीक है, धरती पे लावा तो बह ही रहा था पहले। तो लावा ठंडा कैसे हुआ? वो भी केमिस्ट्री से हुआ। और वो गर्म कैसे हुआ? वो भी केमिस्ट्री से ही हुआ। समझ रहे हो कि अगर धरती खड़ी है, कहीं भी है धरती, अगर तुम इस धरती के ऊपर खड़े हो तो तुम सिर्फ केमिस्ट्री केमिस्ट्री के कारण हो। अगर केमिस्ट्री नहीं है तो तुम गायब हो। ऐसे तुम सोच सकते हो। केमिस्ट्री गई, दुनिया खत्म। केमिस्ट्री आई, दुनिया दोबारा से चालू हो गई। दैट्स इट। आई होप सो तुम्हें ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा ऐसे माइंड बॉगलिंग सा लगा होगा कि ये क्या बता दिया। बट हाँ, बढ़िया कॉन्सेप्ट है, एंड इस चीज को सोचने में थोड़ा सा बंदे के पसीने निकल जाते हैं। क्या सोच रहा हूँ मैं, पागल तो नहीं हो गया हूँ? तो बट हाँ, अगर तुम इस चीज को सोचते हो तो फॉर श्योर यार तुम बहुत लोगों से आगे हो, बहुत ज्यादा लोगों से आगे हो जिनके पास भाले नहीं है। उनके पास वो भाले नहीं है जो तुम अपने भालों को कर रहे हो ना, कि मैं इसको इतना ज्यादा शार्प बना दूंगा इस भाले को कि ये वाला भाला कभी किसी, ऐसा नहीं होगा कि कभी इससे कोई जानवर ना मरे। तो ये वाले ही भाले हैं, और वो जानवर हमारे लिए कुछ भी हो सकता है। हम उसके बारे में, तुम्हारी कुछ भी नहीं कह रहा मैं उसके बारे में, बट हाँ, कुछ भी हो सकता है वो जानवर। ओके, तो अब आते हैं केमिस्ट्री पे। अभी मैंने कहानियां वानियां सारी हो गई तो तुम्हें समझ आया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। एंड बिल्कुल भी मजाक में मत लेना केमिस्ट्री को, क्योंकि ये एक सीरियस थिंग है। वो जस्ट मजाक मस्ती के लिए पीछे जो भी कर दिया। बट हाँ, एक केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा सीरियस चीज है। अगर तुम इसको सीरियसनेस से नहीं पढ़ोगे तो वैसा ही समझो कि
तुम्हें यूनिवर्स भी कभी सीरियसली नहीं लेगा। तो ऐसा समझोगे तो बस होता जाएगा, सब कुछ होता जाएगा। अभी इसके बारे में तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है। अगर तुम्हें यह भी नहीं पता तो प्लीज 5th क्लास में वापस जाओ, वहां पे कुछ चैप्टर्स हैं, मे बी एनवायरमेंट नाम का चैप्टर है, उसको प्लीज जाके देखो, पढ़ो, या फिर दोबारा से 5th क्लास में एडमिशन लो, आई डोंट केयर। बट हाँ, तुम्हें ये चीजें तो पता होंगी यार। इतना बड़ा कोई गधा नहीं होगा जिसको ये ना पता हो कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होती है। गैस वही जो हमारे सिलेंडरों में होती है, और लिक्विड पानी कह सकते हैं, चाय कह सकते हैं, दूध कह सकते हैं। सॉलिड क्या हो सकता है? सॉलिड कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा मोबाइल हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, कुछ भी। हम्म तो इस इन तीनों के लोग, हमें कहा जाता है कि ये तीन ही क्वांटिटीज हैं। ओ, तीन डाल दिया, चलिए यहाँ पे दो डाल देता हूँ। हमें कहा जाता है कि ये सिर्फ तीन क्वांटिटीज हैं, पर नहीं, तीन क्वांटिटीज नहीं है। एक्चुअल में ये चार क्वांटिटीज हैं। एंड ओवरऑल चेक करा जाए, ओवरऑल इनको पूरा चेक करा जाए, तो ये कुछ भी नहीं है। मतलब अभी नहीं समझोगे तुम, बट हाँ, एक्चुअल में ये चीजें कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में हमें पता नहीं है ये क्या है। क्या पता ये सब चीजें सॉलिड हो, क्या पता तुम्हारा जो पानी है वो भी सॉलिड ही हो, क्या पता सब चीज गैस हो, हमें नहीं पता उस चीज के बारे में। एंड वो वैसा ही है जैसे हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं कि उसका पार्टिकल नेचर क्या है एंड वेव नेचर क्या है। अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा तो छोड़ो, जिसको समझ आ रहा है वो समझ पाएगा कि हम उन चीजों को डिटरमाइन नहीं कर सकते कि पार्टिकल नेचर क्या है एंड वेव नेचर क्या है। उसी तरीके से हम किसी चीज को देखने से या टच करने से हम नहीं बता सकते कि ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, या मे बी उस पर एक्सपेरिमेंट्स कर करके भी नहीं हम बता सकते आज तक। जैसे तुम कहो कि तुम्हारे पास कोई बोतल है, बॉटल, तुम अगर कहो ये तो सॉलिड बोतल है, मतलब पक्की पक्की है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जरूरी सॉलिड ही होगा। ना ना ना, वो जस्ट एक तुम्हारा प्रोस्पेक्टिव है। काफी आगे चला गया मैं, छोड़ो 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 छोड़ो, उस चीज को छोड़ो, चलो चलो, ओके आगे देखते हैं। तो जैसे तुम एक चीज को इमेजिन करो, गूगल पे एक वेबसाइट है, उस पे क्या होता है कि पिक्चर्स इनफाइनाइटली जूम हो जाती हैं। मतलब जूम होती जाती है, होती जाती है, उस पिक्चर में से एक और पिक्चर आती है, उस पिक्चर में से एक और पिक्चर आती है। तो समवट उसी की तरह ही इस चीज की शुरुआत करेंगे हम, पर उसमें है कि पिक्चर आती जाती है, पर इसमें पिक्चर एक टाइम पे आनी बंद हो जाती है। वो टाइम क्या होता है जब हम इनफाइनाइटली जूम कर देते हैं उस चीज पे कि अब वो आगे और डिफाइन नहीं हो सकती, अब उसकी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गई है, हमने इतना जूम कर दिया। अभी फिर से कुछ कुछ लोगों को एडवांस लेवल चीज लग रही होगी, बट ये कुछ एडवांस नहीं है, जस्ट एक थ्योरी है कि अगर हम किसी चीज को बार बार जूम करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते ही जाएंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो चीज ही हमें दिखनी बंद हो जाएगी। या फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब वो चीज, कुछ भी हो सकता है उस चीज के साथ, बट हाँ वो अजीब है, थोड़ा अजीब है, थ्योरीज थोड़ी अजीब है केमिस्ट्री की, बट हाँ मजेदार भी है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें कोई दिक्कत आएगी उसमें, हाँ बट मेरे से पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो देखते हैं। तो जैसे तुम्हारे फोन का कैमरा है, फोन का कैमरा है, इस चीज को मत पढ़ो, पढ़ो मत इसको, जस्ट समझो। फोन का कैमरा है, जैसे इधर 3 बटन होते हैं, जैसे अगर किसी के कीपैड वाला है तो उसके 12 बटन होते हैं, ठीक है। तो फोन का कैमरा है, तुम इसको जूम करते जा रहे हो, जूम करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, एक टाइम आएगा जब कैमरा जूम करना बंद कर देगा। पर तुम ऐसा सोचो कि तुम जूम करते ही जा रहे हो, तुम कर पा रहे हो, तुम्हारे पास बहुत तगड़ा कैमरा है, तुम जूम कर पा रहे हो, बहुत ज्यादा जूम कर पा रहे हो, इनफाइनाइटली तक जूम कर पा रहे हो, जितना तुम चाहो उतना कर पा रहे हो। तो एक टाइम आएगा, किसी भी चीज पे तुम किसी भी चीज पे तुम जूम करते जाओ। लेट सपोज कि तुम एक पेंसिल है, उस पे जूम मारते जा रहे हो बार बार, इस पे जूम करते जा रहे हो। इसको जब तुमने जूम करा, तो पहले तो तुम्हें ऐसे सिंपल स्ट्रक्चर्स दिखने लग गए कि पेंसिल की ये लाइनें हैं, यहाँ पे कलर रेड है, यहाँ पे क्या होता था वो ब्लैक है, यहाँ पे रेड है, यहाँ पे ब्लैक है, नटराज की पेंसिल होती थी। तो अब तुमने थोड़ा और जूम करा इस चीज को, तो अब तुम किसी स्पेसिफिक कलर में आ गए, चलो ठीक है, अब सोचो तुम रेड में आ गए, ये पूरा पूरा कलर रेड है। हाँ ठीक है, तो सोचो ये पूरा कलर रेड है। अभी तुम किसी स्पेसिफिक कलर के अंदर घुस गए। अब इसके आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा, इसके आगे तुमने और जूम करा, और जूम करोगे तो क्या होगा, तुम कहोगे कि रेड कलर तुम्हें और ज्यादा दिखेगा, ठीक है, बिल्कुल दिखेगा।
उसके बाद क्या होगा? उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम कलर के बीच में भी जूम कर रहे होगे, तो तुम्हें कलर भी एक तरह से ट्रांसपेरेंसी का काम करने लग जाएगा, वो भी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। क्योंकि कलर जो है वो हमें सिर्फ दूर से देखने पे लगता है, अगर तुम बहुत ज्यादा माइक्रोस्कोपिकली देखोगे ना उस चीज को, तो वो चीज एक तरह से ट्रांसपेरेंट ही है। बस बहुत स्लीक लेयर होती है रेडिश कलर की, अगर तुम्हें लगेगी, अगर तुम माइक्रोस्कोप के नीचे पेंसिल को देखते हो, तो फिर तुम्हें क्या दिखेगा कि जिस जिससे वो बनी हुई है, जैसे कि कुछ भी ऐसे छोटे छोटे दिख सकते हैं, क्योंकि होती तो वो लकड़ी की है, तो कुछ भी ऐसे लकड़ी के पार्ट्स दिख सकते हैं तुम्हें, छोटे छोटे, बहुत बारीक बारीक। उसको और जूम करोगे, अब आ रही है रियल गेम। इतना तुमने जूम कर लिया, कितने, 1x 2x 3x 4x 5x, इसको तुम 100 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब हम इंटू 500x तक जूम कर रहे हैं इस चीज को। तो तब क्या तुम्हें दिखता है? तब तुम्हें दिखता है कि तुम्हारी पेंसिल के ऊपर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियाज, वो चल रहे हैं। अब तुम्हें देख के थोड़ा अजीब लगेगा कि अच्छा, मेरे हाथों में जो पेंसिल थी उस पर ये था। ओके, अब क्या करूं मैं? अब तुमने और जूम करा, और जूम करा, अब तुमने बहुत ज्यादा जूम कर दिया, इसको इधर लेके आते हैं। अब ये हो गया इंटू 600 का जूम। अब तुम्हें क्या दिखेगा? अब तुम्हें पेंसिल की बनावट दिखनी शुरू हो जाएगी। पेंसिल की बनावट यानी कि तुम्हें दिखना शुरू हो जाएगा कि वो जो वुड है, वो वुड किस तरीके से बनी हुई है, उसके पैटर्न्स क्या हैं। एंड पैटर्न्स अगर तुम देखोगे ना, प्लीज कहीं ना कहीं जाके, अगर तुम देख पा रहे हो तो जरूर देखना किसी चीज को, लेबोरेटरीज वगैरह में देख सकते हैं, मे भी अगर तुम्हारी किसी से दोस्ती है लेबोरेटरी वाले से, तो वो तुम्हें दिखा देगा। तो इतने अच्छे पैटर्न्स होते हैं ना, तुम कोई भी गंदी से गंदी चीज उठा लो, कोई पत्थर उठा लाओ, कोई कागज ले आओ, कुछ भी ले आओ, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखो, इतने अच्छे पैटर्न्स दिखेंगे ना तुम्हें। जैसे पेंसिल जो होती है हमारी, उसमें तुम्हें इस तरीके से पैटर्न्स दिख सकते हैं, इस तरीके के। एंड वो सिमेट्रिकल होते हैं, बहुत ज्यादा वाले होते हैं सिमेट्रिकल, कुछ होते हैं जो नहीं होते, बट हाँ, काफी सारे पैटर्न्स जो होते हैं वो सिमेट्रिकल भी होते हैं। तो तुम्हें पैटर्न्स मिलने लग जाएंगे जो सिमेट्रिकल होंगे, ठीक है। उसके बाद तुमने इसको थोड़ा और जूम कर दिया, 700x पे कर दिया हमने जूम। अब क्या होगा? अब तुम कहाँ से निकले थे? यहाँ गए थे, तुमने एक पेंसिल ली, उसको जूम करा जूम करा जूम करा, बहुत ज्यादा जूम करा। अब तुम आ गए हो उसकी बनावट पे, उसकी बनावट, तो उसकी बनावट पे तुम्हें कुछ भी दिख सकता है, मे बी इस तरीके से डब्बे दिख जाए तुम्हें। अब ये इतनी ज्यादा माइक्रोस्कोपिक है ना कि अगर जो यहाँ पे जो डिजाइन वगैरह की जो मैंने बात करी थी, जो कुछ भी बना हुआ है, पैटर्न बना हुआ है, अब तुम उस पैटर्न को भी इतनी छोटी सी उसकी जगह पे, लेट मी शो यू विद अनदर कलर। हाँ, इस पैटर्न की भी ना इतनी छोटी सी जगह पे तुम जूम कर रहे हो, एंड वो जूम तुम्हें इतना बड़ा दिख रहा है, ये इतना बड़ा। और तुम्हें क्या दिखता है? तुम्हें इसमें छोटे छोटे ऐसे डब्बे से दिख जाएंगे। अब इसके बाद रियल गेम, जब तुम इसको इंटू 800x तक कर दोगे जूम, अब तुम्हें क्या दिखेगा? अब तुम्हें जैसे हो सकता है कि पेंसिल किस तरीके से बनी होती है, हाँ, तो तुम्हें दिख जाएगा ऐसे गोल स्ट्रक्चर्स दिखने शुरू हो जाएंगे जो एक दूसरे के बीच में फंसे हुए हैं, छोटे 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 छोटे। एंड जब तुम इन स्ट्रक्चर्स को देखोगे, तो ये है जिसे हम ढूंढ रहे थे, इतने सालों से हम जिसे ढूंढ रहे थे, जिसको इंडियंस ने अराउंड अराउंड 2200 साल पहले ढूंढ लिया था, जिसको हमने यानी कि अराउंड अराउंड 1800s या 1700s में इन चीजों की खोज हुई थी कि यहाँ कुछ तो होता है, कुछ जब जूम करते हैं तो बहुत चीजें दिखती हैं। तो तुम समझ पा रहे हो कि हमने इस चीज को बहुत टाइम पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि ऐसा होगा, एंड फॉर श्योर यार हुआ भी, ठीक है। तो इस चीज को जब हम ढूंढ रहे थे, तो ये जो हमें छोटे छोटे गोलाकार चीजें मिली हैं, इसको कहते हैं एटम। जो तुम्हें टीचर्स कहते हैं बेटा ये एटम है, ये मॉलिक्यूल, अभी तुम पागल हो जाते हो, सर एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, मुझे थोड़ा अच्छे से बता दो।
नहीं बेटा ये ऐसे होता है, जूम करते जाते ऐसे हो जाता है। क्यों क्यों हो जाता है? मैंने तुम्हें अभी कुछ ना कुछ बताया, बट हाँ अभी इसका जो क्यों है ना इसके पीछे वो भी मैं बताऊंगा, बट अभी का टाइम वो क्यों का बताने का टाइम नहीं है, क्योंकि अगर उसके लिए हमें केमिकल बॉन्डिंग आनी चाहिए। तो केमिकल बॉन्डिंग करके फिर से अगर मेरा टाइम हुआ तो जरूर आएंगे यहाँ पे वापस, क्योंकि ये बहुत मजेदार चीज है। तुम किसी चीज को सोचो इनफाइनाइटली जूम करते जा रहे हो, एंड वो मैं तुम्हें इन्फिनिटी पे जूम करने पे जो चीज गायब हो जाती है उसका भी तुम्हें मैं कुछ दिखाऊंगा कि हाँ थियोरेटिकली इस चीज को हम प्रूव भी कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है अभी तक, बट हाँ फॉर श्योर हो जाएगा। इतने बड़े बड़े टेलीस्कोप है हमारे पास। तो हम बात कर रहे थे कि ये मिल गया हमें एटम, ये छोटी चीज मोस्ट फंडामेंटल, इसको आप आगे जूम नहीं कर सकते। हाँ मे बी कर भी सकते हैं, बट हाँ उस टाइम पे अराउंड 1700s में लोग मानते थे कि हाँ इस चीज को और जूम नहीं करा जा सकता, बस यही है इस पे आगे दुनिया खत्म हो जाती है बस। एंड हाँ हम इस चीज को मानते भी हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा इस चीज को अज्यूम करके चलते हैं कि जो अपना एटम है वो एक फंडामेंटल चीज है। बट फॉर श्योर मैंने तुम्हें बता दिया मैंने तुम्हें बहुत एडवांस लेवल चीज बताई है कि कुछ भी फंडामेंटल नहीं है, कुछ भी फंडामेंटल नहीं है। तुम अगर देखोगे बहुत ज्यादा इनफाइनाइट जूम पे तो तुम्हें चीजें ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी। तो ठीक है छोड़ो उस चीज को, अब मैं उस चीज का दोबारा नाम नहीं ले रहा, बट हाँ तुम्हें पता चल गया होगा कि एटम क्या है। मैं तुम्हें कहूँ कि ये देखो ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, सोचो मैं तुम्हें कहूँ ये एटम है, ये एटम है, तुम कहोगे क्यों, ये क्या है, मुझे समझाओ तो सही, ये कैसे दिखा, तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तुम्हें बताया कि तुम मुझे कैसे पता चला। तो आगे चलो फिर, चलो अभी थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं कि एटम इज द मोस्ट फंडामेंटल थिंग इन द यूनिवर्स। इससे आगे कुछ नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं है। ओके यू कैन जूम फर्दर इनटू एटम्स। ओके ओके वी आर अज्यूमिंग दिस। ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो आई होप सो तुम्हें थोड़ा सा समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड तुम्हें समझ आना चाहिए यार, इतना बेसिक से उठा रहा हूँ तो आना ही चाहिए बिल्कुल। चलो आगे चलते हैं। हाँ तो अब बस तुम इस चीज को सुनो, मुझे तुम बस सुनो एक बारी। तो क्या होगा अगर मेरे पास दो एटम है, जैसे ये देखो, जैसे मैंने यहां से एक एटम निकाला था, तो यहाँ पे भी एक एटम होगा, यहाँ कहीं पे, यहाँ कहीं पे, यहाँ यहाँ पे। तो सोचो मैंने दो एटम ले लिए, ये एक ये। तो मैंने कहा कि ओके ठीक है ये भी ठीक है, बट क्या होगा अगर मैं इनको जोड़ दूं तो, या क्या होगा अगर ये दोनों आपस में चिपक जाएं तो। एंड उसका आगे बताऊंगा, केमिकल बॉन्डिंग में यही चीजें हैं कि कैसे बॉन्ड बनता है, इसका बॉन्ड बनेगा इसका। तो छोड़ो उस चीज को अभी, बट हाँ तुम समझ पा रहे होगे कि अगर दो एटम्स है, दो एटम्स है कुछ भी इस तरीके से, ये एक एटम है और ये एक एटम है, हमने इसको कहा कि तुम जुड़ जाओ जुड़ जाओ, मैंने बस कह दिया जुड़ जाओ तुम। मुझे नहीं पता कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, मैंने बस कह दिया जुड़ जाओ। इन लोगों ने क्या करा देखो तुम्हें पता होगा हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन पहले नंबर पे आता है पीरियोडिक टेबल पे, अगर नहीं पता तो ये एक बहुत ही बेसिक गैस होती है। तो तुमने क्या करा, तुमने कहा इनको कि तुम लोग जुड़ जाओ, जुड़ जाओ। मैंने कह दिया इनको जुड़ जाओ, तो पहला केस क्या होगा कि ये लोग मर्ज हो जाएंगे। मर्ज मतलब इतना इतना सा इनका डिस्टेंस कॉमन आ जाएगा। हम लोग सेट में वेन डायग्राम पे भी ये लोग ये चीज करते थे, बट हाँ ये लोग मर्ज हो जाएंगे। पहली पहली बात हो जाएगी कि ये लोग मर्ज हो सकते हैं। दूसरी बात हो सकती है कि ये लोग एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, मर्ज नहीं होंगे। यहाँ पे एक अटैचमेंट है जस्ट, एंड यहाँ पे वो लोग एक दूसरे की बॉडी में घुस चुके हैं। आई होप सो तुम्हें समझ आ रहा होगा। ये चीज इतनी ज्यादा बेसिक से उठा रहा हूं मैं जस्ट, बट हाँ इतने काम की भी नहीं है, बट तुम्हें पता होना चाहिए। अगर तुम्हें कोई दूसरी तीसरी क्लास का बच्चा पूछ ले भैया एटम क्या होता है, तुम्हें पता होना चाहिए। एटम की डेफिनेशन ही नहीं पता है, वही स्कूल वाली याद है, मोस्ट फंडामेंटल थिंग। भाई क्यों, कुछ अच्छी चीज याद करो, करना है तो जब ये चीजें जुड़ती हैं, सोचो मैंने कहा इन्हें जुड़ जाओ तुम, मैंने जस्ट कह दिया जुड़ जाओ, ये लोग जुड़ गए। अभी मैं इन्हें क्या कहूंगा, मैं क्या इसे कहूंगा कि ये टू एटम है, ठीक है कह भी सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहूंगा कि टू एच एटम है, टू एच एटम्स है, ठीक है। मैं इसे H2 भी कह सकता हूँ, ये भी रिप्रेजेंट करता है कि H जो है वो दो बारी है। ओके
बट फर्दर इस चीज को मैं और क्लासिफाई करूंगा। कैसे, मुझे क्यों क्लासिफाई करना पड़ गया, इसका नाम ही मुझे क्यों एक मॉलिक्यूल नाम की चीज देने पड़ गई इसका नाम, कि जब दो एटम कंबाइन होते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाता है। इसलिए पड़ गया क्योंकि अगर तो वो बस दो ही होते तो एक मॉलिक्यूल बनता तो बढ़िया था, पर मॉलिक्यूल ज्यादा से भी बन सकता है। मॉलिक्यूल तीन एटम के कंबाइन होने से भी बन सकता है, 10 से भी बन सकता है, 15 से भी, 64 से भी, 128 से भी, कुछ भी। तो तुम्हें समझ आया होगा कि इस कारण से हमें इस चीज को डिफाइन करने की जरूरत पड़ गई थी कि मॉलिक्यूल एक्चुअल में क्या है। मॉलिक्यूल क्या है, जब दो या दो से ज्यादा एटम्स का समूह एक दूसरे से अटैच हो जाता है उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। समझे? तो काफी बेसिक चीज थी ये तो। ठीक है, उसके बाद अगर एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में तुमने एक और ऑक्सीजन प्लस कर दी, मतलब मैंने कहा ऑक्सीजन तुम इधर आओ, एक और ऑक्सीजन तुम भी इधर आओ, जुड़ जाओ तुम लोग। ये लोग जुड़ गए आपस में, इस तरीके से जुड़ गए, इनके बीच में ये कनेक्शन आ गया। अब अब ये क्या बन गया, अब इसको मैंने कह दिया कि ये तो O2 है, मतलब O के दो एलिमेंट्स हैं, मतलब दो ऑक्सीजन्स हैं और वो मिलके बना के एक मॉलिक्यूल बना रहा है। इसको पूरे को हम एक मॉलिक्यूल कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में, मॉलिक्यूल मैं कह सकता हूँ। ओके। तो फिर तुमने सुना होगा कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, तुम कहते हो H2O होता है। ओके, तो H2O कैसे होता है, उससे पहले एक और चीज थोड़ी सी समझाना चाहूंगा मैं। यहाँ पे ठीक है, अभी ज्यादा आगे आगे। जैसे जैसे साइंटिस्ट लोग ने कि नए नए एलिमेंट्स ढूंढे, जैसे पहले हाइड्रोजन होता है, फिर हीलियम होता है, फिर लिथियम होता है, फिर बेरिलियम होता है, फिर बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, नियॉन, नियॉन, हाँ। तो ये होते हैं एलिमेंट्स पहले 10। तो क्या होता है कि इनका साइज जो है ना, जैसे जैसे तुम, इसका साइज इतना सा होगा, इसका थोड़ा सा बड़ा होगा, इससे इसका इससे बड़ा, इसका मतलब कंपैरेटिवली साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है। आई होप सो तुम ये चीज बस समझ जाओ। बैक चला जाए। हम्म। तो अब क्या हुआ कि उसने कहा कि H2O कर दो, तो मैंने क्या करा, मैंने H के तो दो एलिमेंट्स उठा लिए, मतलब H एक था, एक ये H था और एक ये H था। मैंने कहा जुड़ जाओ, ये लोग जुड़ गए आपस में, ये लोग आपस में ही जुड़ गए, H और ये H। उसके बाद एक ऑक्सीजन था। ऑक्सीजन क्या था, ऑक्सीजन इस इन इन सबसे बड़ा था, क्योंकि H तो पहले आता है, ऑक्सीजन 8वें नंबर पे आता है। तो ऑक्सीजन इनसे बड़ा था, तो वो इनसे मे बी डबल या ट्रिपल साइज का हो जाएगा। हाँ, 4 गुना साइज का हो जाएगा ऑक्सीजन। तो क्या होगा, अब ये ऑक्सीजन इन दोनों को अपने साथ जोड़ लेगा और ये पूरा मिलके एक वाटर का मॉलिक्यूल बनाएंगे। एंड लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स बनते हैं जब तुम्हारा एक ग्लास ऑफ वाटर बनता है उससे। आई होप सो तुम्हें समझ आया होगा कि मॉलिक्यूल क्या है एंड एटम क्या है, क्योंकि अगर तुम्हें बेसिक फंडामेंटल चीजें नहीं आएंगी तो खत्म हो फिर। कुक्ड, यू आर कुक्ड। समझ गए? ओके, एक है पॉइंट टू बी नोटेड। क्या पॉइंट तुम्हें नोट करना है कि अगर तुम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तुम एक हिसाब लगाओ, हाइड्रोजन क्या है, एक गैस है। ऑक्सीजन क्या है, वो भी एक गैस है, तुम देख तो सकते हैं उसको। ठीक है, ओके ओके, गैसेस है। पर जब हमने वाटर का फॉर्मूला देखा था वो क्या था, H2O, मतलब कि हाइड्रोजन के दो थे और ऑक्सीजन एक था। हाइड्रोजन के दो एटम्स थे और ऑक्सीजन का एक एटम था। तो ये दोनों तो गैसेस हैं, ये भी गैस है और ये भी गैस है। तो जब हमने इसको प्लस करा तो ये लिक्विड कैसे बन गया? ठीक है, हो सकता है जादू होते हैं ना, जादूबंती होती है केमिस्ट्री में तो खास करके होती है, तो होने लग गई यहाँ पे भी जादूबंती। क्या हो गया कि गैस प्लस गैस, इसको लिक्विड फॉर्म में भी आ सकता है। ये तुम्हें एक जस्ट ऐसे याद हो, याद ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, बस जस्ट हाँ एक ऑब्जर्वेशन है तो तुम्हें पता होना चाहिए उसके बाद।
ठीक है। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा अटॉमिक नहीं, कुछ भी बेसिक बेसिक केमिस्ट्री, जो तुम्हें 10th क्लास या 9th क्लास में आनी चाहिए थी पर तुमने नहीं करी, या मे बी तुम नहीं कर पाए। तो फॉर श्योर वो मैंने तुम्हें अब करा दी। जस्ट यही था बेसिक। बुक्स में बहुत ज्यादा दे रखा है, पता नहीं क्या क्या दे रखा है, वो जब जरूरत पड़ेगी तब के तब हम तुम्हें सिखा देंगे। पर ये टाइम सही नहीं है कि मैं तुम्हें बहुत सारे बेसिक सिखा दूं और उसके बाद तुम्हारी नोटबुक गुम जाए। इससे अच्छा तुम यहाँ पे ऐसे शांति से करो, हो जाएगा सब कुछ। और एक क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन केजी एंड लीटर, ये बुक से नहीं है, ये जस्ट ऐसे मेरे में भी कभी एक क्वेश्चन आया था, ये केजी और लीटर के बीच में डिफरेंस क्या है। तो कोई कहता था वो 700 का होता है, 700 ग्राम का होता है 1 लीटर। मैं कहता था ये ऐसा कैसे हो सकता है। तो तुम जरा देखना मत गूगल वगैरह से, बस जस्ट एक देख के आना कि देखो और ढूंढो कि क्या हो सकता है, दिमाग लगाओ। जैसे ये बस चीज दिमाग लगाने वाली है, थोड़ा इसमें कोई कॉन्सेप्ट बढ़िया सा यूज हो जाता है। तो तुम्हें बस सोचना है इस चीज के बारे में। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता लीटर और केजी के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो यहाँ तक हम खत्म कर चुके हैं। तो इसके बाद हम शुरू करेंगे अटोमिक थ्योरी। अटोमिक थ्योरी यानी कि एक एटम को जब बाद में देखा गया, जब एटम ढूंढा गया उसके 100 साल बाद, मतलब 100 साल बाद उन्हें पता चला कि एटम के बीच में भी कुछ है। तो उसकी स्टडीज जो करी गई उसको हम कहते हैं एटॉमिक थ्योरी या एटॉमिक स्ट्रक्चर। कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, बट हाँ तुम्हें समझ आया होगा। तो उससे पहले एक छोटा सा प्लान है। प्लान क्या है कि पहले इनऑर्गेनिक खत्म करेंगे। इनऑर्गेनिक पूरी 11th 12th दोनों की, उसके बाद ऑर्गेनिक 11th 12th दोनों की, उसके बाद फिजिकल। फिजिकल केमिस्ट्री में वही मैथमेटिक्स की चीज होती है। अगर तुम्हारा मैथ अच्छा है तुम्हारी फिजिकल केमिस्ट्री फोर श्योर अच्छी हो जाएगी, बस थोड़ी सी कॉन्सेप्ट लगेंगे और कुछ नहीं, वो हम कर लेंगे। बट इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, अगर तुम ऐसे बच्चे हो जिसे लगता है कि मैं बिना ये चीजें करें, अगर तुम्हें ये लग रहा है ना कि मुझे ये चीजें पता ही नहीं थी, या जो मैंने अब बताई हैं ये तुम्हें पता ही नहीं थी, या पता थी तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर नहीं पता थी तो यार प्लीज तुम्हें पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि अगर नहीं अब नहीं करोगे तो फिर हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बेसिक चीजें हैं। बेसिक चीजें नहीं करोगे तो एडवांस लेवल चीजों पे सीधा कूद जाते हैं लोग। लोग क्या करते हैं, सीधा मैं नेम्ड रिएक्शन सारी याद कर डालूंगा, अगले दिन सारी भूल गए। मैं ये भी याद कर दूंगा, ये भी याद कर दूंगा, सब भूल जाता है उसके बाद। क्यों भूल जाता है? क्योंकि तुम्हारे पास कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, बस रट्टाफिकेशन चल रही है, वही सीबीएसई वाला सिस्टम, बोर्ड वाला सिस्टम। और क्या ही कर सकते हैं हम उस चीज में, हम कुछ कर नहीं सकते ना। अगर कुछ कर पाते तो जरूर होता, बट हम नहीं हो सकता तो छोड़ो उस चीज को, अपना लो इस चीज को जस्ट। तो केमिस्ट्री में पहले मैं पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक कराने वाला हूँ। इनऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, एंड उसके बाद और क्या था, एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होएगी इसमें। एंड ये लेक्चर्स का थोड़ा सा तुम्हें मैं फ्लो बता दूं एक, ये वाले लेक्चर्स लाइक सभी के लिए हैं। कोई भी किसी भी एग्जाम की कोई भी तैयारी कर रहा है, कुछ भी करो, ठीक है, बोर्ड हो गया, जेई हो गया, जेई मेंस हो गया, नीट हो गया, कुछ भी। तो जब एक लेवल, सर्टेन लेवल पर हम लोग पहुंच जाएंगे, जैसे हमारी थ्योरी होगी, तो मैं बोर्ड वालों को कह दूंगा कि अब तुम्हारा हो गया, अब तुम जा सकते हो, और अगर तुम्हें फर्दर प्रैक्टिस करनी है तो तुम अब कर सकते हो। तो जब मैंने बोर्ड वालों को कह दिया कि तुम लोग जा सकते हो, तो वो लोग तो चले जाएंगे, बट उसके बाद जितने भी हैं वो सब रहना है तुम्हें, कि मतलब तुम्हें पढ़ना पड़ेगा उस टाइम तक। कि जैसे तुम लेट सपोज कि तुम जेई का, जेई मेंस देने वाले हो, एडवांस नहीं, जेई मेंस सिर्फ। तो जब वो लेवल एक अटेन हो जाएगा जेई मेंस तक का, तो मैं तुम्हें कह दूंगा कि अब तुम जा सकते हो, अब सिर्फ एडवांस वाले रहेंगे यहाँ पे। तो वो सारे लेक्चर्स, यानी कि जैसे अगर 20 लेक्चर्स बन रहे हैं पूरे केमिकल बॉन्डिंग के, तो पहले 10 लेक्चर्स में भी पूरी थ्योरी खत्म कर देंगे हम पूरी। ऐसा नहीं कि सीधा थ्योरी करते जाएंगे, क्वेश्चन करेंगे ही नहीं, बट हाँ जो एडवांस लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, कुछ एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट होते हैं, वो बोर्ड वालों को तो नहीं काम आएंगे ना, वो तो हमें काम आएंगे। तो इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे पहले एक अज्यूम कर रहा हूँ कि पहले 10 लेक्चर्स तो होंगे, वो लोग तो बस सिंपल कोई भी देख सकता है। एंड जब वो हो जाएंगे, जैसे 11वें लेक्चर पे मुझे लगा कि हाँ अब जो जेई मेंस वालों का काम हो चुका है, तो मैं कह दूंगा कि जेई मेंस वाले अभी इसके बाद आगे मत देखना। और अगर किसी को जेई एडवांस की तैयारी करनी तो वो देखता रहेगा, जब तक मैं कह नहीं देता कि छोड़ दो इस चीज को अभी। समझ गए? तो पता नहीं मैं इस चीज को कहाँ तक लेके जाऊंगा, बट फॉर श्योर एडवांस तक तो लेके जाएंगे। बाकी ओलंपियाड्स वगैरह का मेरा कोई अभी सीन नहीं है।
जब होगा तो कर भी लेंगे, उस चीज़ को भी करेंगे फॉर श्योर। वो भी बढ़िया चीज़ें होती हैं, उनमें बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, तो आफ्टर एटॉमिक थ्योरी आई विल स्टार्ट अ बिग चंक नोन एज केमिकल। हाँ वही मैंने बता दिया अभी तो एटॉमिक थ्योरी बस थोड़ा ही है, थोड़ा क्या है, काफी सारा है, बट हाँ कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। एटॉमिक थ्योरी में अभी शॉर्डिंगर इक्वेशन रह गई, उसके बाद एसपीडीएफ रह गया, के एल एम एन रह गया, सब शेल रह गए, शेल रह गए, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रह गया। अब एक क्वांटम नंबर तो सारे ही पढ़े हैं, और स्पिन वाला रह गया, मैग्नेटिक वाला, और काफी पढ़े हैं यार। मतलब लग जाएंगे 5 लेक्चर, आराम से लग जाएंगे। बट हाँ लेक्चर वही है कि ये फर्स्ट लेक्चर था, तो इसमें मेरे को काफी चीजें तो मैं बतानी पड़ रही हैं। सेकंड थर्ड लेक्चर फोर्थ लेक्चर में कुछ नहीं बताने वाला है, ऐसे कि ये यहाँ से आया, ये वहां से आया। मतलब जो ऐसे फ्री फ्री में चीजें बताता हूँ ना मैं, कुछ वो नहीं बताने वाला आगे के लेक्चर्स में, क्योंकि दिक्कत होगी नहीं तो तुम्हें। फर्स्ट लेक्चर ऐसा होता है कि हाँ तुमने समझ लिया, अभी जो हमारा फ्लो था, मैंने फ्लो तुम्हें समझाया, वो फ्लो समझ लिया, अभी ठीक है। अभी तो वही है कि थोड़ा बहुत बताता रहूंगा बीच में कि ये यहाँ से आई, ये चीज यहाँ से आई। बट हाँ वही कि ज्यादा मजाक मस्ती नहीं होगी, समझ गए होगे तो। ओके, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम शुरू हो रहा है अब, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एंड हमने बेसिक केमिस्ट्री जो तुम्हें चाहिए होती है इस चीज को शुरू करने के लिए, वो हम कर चुके हैं। ठीक है। तो अब तक क्या था, इन लोगों ने, जो भी रिसर्चर थे, इन सब ने मिलके एक एटम ढूंढ लिया था, एटम ढूंढ लिया था इस पे। अब इस पे रिसर्चेस हो रही थी। नाउ रिसर्चर्स स्पेंड डेकेड्स टू स्टडी एटम। एटम को ये लोग स्टडी करते गए एंड 1800 लेके 1800 सन 1800 से लेके अभी 2024 आ चुका है। तो मतलब 224 साल हो चुके हैं, 224 साल, हाँ इतना ही हो चुका है। तो इतने सालों में 224, इतने सालों में हमने थोड़ी ठीक ठाक प्रोग्रेस कर ली है। बट हाँ अगर कोई एंशियंट इंडियंस होते तो वो लोग तो बहुत आगे ले जाते, क्या ही कर सकते हैं। अम, क्या रह गया था, हाँ हाँ यहीं पे था हाँ। ठीक है, हाँ अभी तक ये जो एटम है ना, ये स्टिल अनसॉल्व्ड है। अनसॉल्व्ड कैसे है कि इसमें चीजें जो है वो अभी तक डिफाइन होती जा रही हैं कि अच्छा इसमें ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कुछ तरीकों में ऐसा भी हो सकता है, कुछ एलिमेंट्स के एटम्स इस तरीके से बिहेव कर सकते हैं। तो इसमें चीजें निकलती जाती हैं, कभी भी हम एटम को या केमिस्ट्री को पूरी तरह से नहीं समझ सकते, किसी भी चीज की केमिस्ट्री को हम नहीं समझ सकते उस चीज को। तो भूल जाओ, परफेक्शन का कीड़ा निकाल दो अपने अंदर से। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ कि तुम्हें बताते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी ने कैसे प्रूव कर दिया कि एटम में, एटम में कुछ चीज है, कुछ चीज है, अभी वो समझ नहीं आ रहा। हाउ इलेक्ट्रिसिटी प्रूव दैट इट्स समथिंग स्टिल समथिंग इन एटम विच रिसर्चर्स wasn't एबल टू ऑब्जर्व। कुछ ऐसी चीज थी एटम में जो ऑब्जर्वर्स ऑब्जर्वर्स नहीं, रिसर्चर्स अभी तक ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे थे। एटम उन्हें बस लगता था कि यही है, बस इसके अंदर कुछ नहीं है। फिर थोड़े टाइम बाद उन्हें पता चला कि इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन नाम की चीज है। कैसे पता चला वो बाद में देखेंगे, बट हाँ उन्हें क्या क्या लगा कि कुछ है जो भाग रहा है। इलेक्ट्रिसिटी ने ये चीज को दिखाया था, मतलब कि देयर समथिंग मिस्टीरियस इन मेटल्स, स्पेशली मेटल्स पे तब बात करी जा रही थी, क्योंकि मेटल्स जो थे वो इलेक्ट्रिसिटी को काफी कंडक्ट कर रहे थे। तो ढूंढा जा रहा था कि क्या ऐसी चीज है जिसके कारण ये चीजें हो रही हैं, समझे। तो कुछ उन्हें लगता था कि कुछ मिस्टीरियस चीज है, कुछ कुछ भाग रहा है इस चीज में, कुछ चीज है जो, अगर मेरे पास कोई आयरन की रॉड है तो वो उस चीज के अंदर भाग रही है, वो चीज तभी उस चीज के अंदर बिजली ट्रेवल कर पा रही है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का ट्रेवल का मीडियम, इलेक्ट्रिसिटी खुद कुछ नहीं है, खुद वो कुछ भी नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन्स ना हो छोड़ो, इलेक्ट्रॉन्स अभी आए नहीं, अभी इलेक्ट्रॉन्स कहानी में नहीं आए हैं। तो उन्हें लगा कि कुछ चीजें भाग रही हैं, तो हमें इस चीज पे रिसर्च करनी होगी। तो क्या हुआ कि जब उन्होंने एक रॉड ली, रॉड या वायर वगैरह कुछ भी, जो आयरन की थी, आयरन क्योंकि क्योंकि मेटल है आयरन, अगर ये मेटल है तो इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स होगा, या क्योंकि इस पे
जो इलेक्ट्रिसिटी थी, इलेक्ट्रिसिटी वो काफी तेजी से ट्रेवल कर रही थी एंड उसको कोई आगे से कोई चीज रोक नहीं रही थी। वेदर जो दूसरी कुछ भी ये लोग ले रहे थे, रबड़ वगैरह या कुछ भी, रबर हो गया, तो रबर में क्या था कि इसमें ना बिजली यहाँ से तो ये लोग दे रहे थे पर यहाँ पे उन्हें कुछ नहीं, आउटपुट कुछ नहीं मिल रहा था। तो उन्हें पता चला कि कुछ चीजें, कुछ मेटल्स ऐसे हैं, कुछ चीजें ऐसी, उन्हें उन्हें ये नहीं पता था कि मेटल है ये नॉन मेटल है, उन्हें क्लासिफाई नहीं किया था अभी तक। बट हाँ, उन्हें ये चीज पता चली कि कुछ चीजें हैं जिसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत भाग के जाती है, और कुछ चीजों में धीरे धीरे जाती है और कुछ चीजों में जाती ही नहीं है, जैसे कि रबर। तो उन्होंने इस चीज को देख के ये कंक्लूड किया कि इसमें कुछ चीज है जो भागती है आगे आगे, आगे आगे वो चीज भागती है, एंड उसके कारण वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस नहीं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल कर पाती है। समझे? तो अगर तुम रबर को पानी में भिगो के फिर उस पे इलेक्ट्रिसिटी छोड़ोगे तो वो चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? क्योंकि अभी उसके ऊपर एक स्लीक सी पानी की परत है। जब वो हट जाएगी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होनी भी बंद हो जाएगी। तो इससे उन्होंने देखा कि कुछ चीज है जो भागता है, कुछ कुछ चीज है जो भागती है। ठीक है, तो उन्होंने काफी इस चीज पे रिसर्च करी एंड उन्हें क्या पता चला। मैं तो क्या कर रहा हूँ कि इसमें टीचर लोग क्या करते हैं, बहुत सारी थ्योरी कराते हैं, बड़ा ये आए साइंटिस्ट, ये आए जिनका कोई काम नहीं है, कोई कहीं काम नहीं है उनका, ऐसे ही बताते रहते हैं। जस्ट देख लेंगे हम, जब टाइम आएगा तब देख लेंगे, बस एक बारी तुम कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट है, दिमाग लगाओ अपना। तो यहाँ पे कुछ भागता था, इस कारण से उन्होंने रिसर्च करी एंड द कॉज वॉज फाउंड आफ्टर 30 ईयर्स। उन्हें 30 साल लग गए, मानिए कि 3 डेकेड्स, 30 साल लग गए और 3 डेकेड लग गए, मतलब कि 30 साल लग गए उसे समझने में कि है क्या एक्चुअल में, क्या चीज है जो भागती है उसमें। सोचो कितने ज्यादा साइंटिस्ट ने इस चीज पे रिसर्च करी होगी, बहुत ज्यादा लोगों ने इस एक छोटे सी चीज पे उन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च करी थी एंड फॉर श्योर उन्हें कुछ मिला था उस चीज के बाद में, एंड वो था ग्रेट इलेक्ट्रॉन, जिसके बलबूते पर हर दुनिया की हर चीज चल रही है। अगर ये ना हो तो केमिस्ट्री में भी बचे ही ना कुछ भी। तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एकमात्र ऐसी चीज है जो हर चीज को जोड़ के रख रही है अपने साथ। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो सब खल्लास है, सब खत्म है। तुम अगर जिस टेबल पे बैठे हो या जिस चेयर पे बैठे हो, जिस जही भी बेड वगैरह पे बैठे हो, तो इलेक्ट्रॉन ना हो तो वो बेड खत्म है। वो डोंट नो कि उसका क्या होगा, बट हाँ वो बचेगा तो नहीं फॉर श्योर। वो तुम्हारा कुछ भी वेट वगैरह हैंडल नहीं कर पाएगा, यानी कि वो एयर एयर का वेट भी हैंडल नहीं कर पाएगा, इतना ज्यादा वो हो जाएगा उसे कुछ। आई होप तुम्हें समझ आया होगा कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी उन्होंने कहाँ से कर दी थी, उन्होंने कहाँ से इस चीज को डेराइव कर दिया था कि कुछ चीज है जो भागती है। उस भागने वाली चीज को उन्होंने ढूंढा था एंड 30 साल बाद उन्हें चीज वो मिल गई थी और उसका नाम उन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया। एंड तुम्हें टीचर्स कहते हैं प्रोटॉन होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने प्रोटॉन्स होते हैं, नहीं, प्रोटॉन्स जस्ट एक कॉन्सेप्ट है, इसके आगे कुछ नहीं। मतलब छोड़ो अभी, छोड़ो। ओके, तो इसके बाद क्या हुआ कि जो रिसर्चर्स थे उन्होंने स्टडी करना शुरू कर दिया इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन में ढूंढा जाए इसके अंदर क्या है, इसके अंदर नहीं मिल रहा तो ये कैसे घूमता है, ये कैसे, एक रॉड है उसमें कैसे कैसे जंप कर करके जा रहा है ये आगे, ये क्या क्या रहा है, उसको इस चीज को उन्होंने स्टडी किया। इट टुक नियरली 100 years to reach at a conclusion that now electron exist। now नहीं, हाउ था यार यहाँ पे, हाउ, तभी तो मेरे को लग रहा है कुछ उल्टा लिख दिया मैंने। हाँ, उन्हें नियरली 100 years लग गए समझने में कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कैसे करता है। क्या वो जो एटम है, उन्हें ये तो पता चल गया था कि वो एटम के अंदर ही है और कहीं तो है नहीं, क्योंकि एटम ही तो है मोस्ट फंडामेंटल थिंग, पूरी एटम से ही तो ये पूरी रॉड बनी हुई है। तो उन्होंने कहा कि एटम पे तो हमें कुछ नहीं मिला, एटम के अंदर होगा कुछ, समझे? तो उन्होंने कहा कि एटम के जरूर अंदर होगा कुछ ना कुछ। तो उसके आगे अब उन्हें जानना था कि इलेक्ट्रॉन कैसे रहता है, रहता कैसे इस चीज के अंदर, रहता मतलब
कि वो ट्रैवल कैसे करता है, एक एटम से दूसरे एटम में वो जंप कैसे करता है। जैसे ये 10-15 एटम लगे हुए हैं लाइन से, वो इसमें से जंप करके यहाँ यहाँ सीधे जाए जा रहा है, कैसे जाए जा रहा है। उन्हें ये चीज को समझना था, एंड वही हमारा भी यह है कि हमें दुनिया को समझना है कि दुनिया क्या करती है या दुनिया में कैसे चीजें काम करती हैं। तो वही तो वो लोग भी कर रहे थे, वो लोग इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है एक्चुअल में यहाँ पे। तो उन्हें बहुत सारी रिसर्चेस वगैरह करके कुछ समझ आता है, एंड तब तक अपने रदरफोर्ड इनकी थ्योरी आ जाती है। इनकी थ्योरी में मतलब पहले अपना एक और साइंटिस्ट थे, उन्होंने तो टीचर्स ने बताया होगा कि ऐसे कुछ था, उन्होंने कह दिया यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव, पता नहीं क्या आ गया, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, मतलब उन्होंने वाटरमेलन की एग्जांपल दी थी। बट हाँ, वो बंदा किसी काम का नहीं है, तो हम उसको कुछ नहीं करने वाले उसका, हमारे काम की ये चीज है। तो उन्हें पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एटम में तो है, एटम के अंदर तो है इलेक्ट्रॉन। उन्हें पता लगाना था कि वो किस तरीके से एग्जिस्ट करता है वहां पे। उन्हें ये तो पता चल गया कि हाँ ये किसी टाइप से ना घूमता है यहाँ पे। तो पहले एक थ्योरी दी गई कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से आता है, घूमता 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 और यहाँ कहीं बीच में आके टूट जाता है, कुछ हो जाता है उसे। फिर थोड़ा इस चीज पे और विचार करी गई और देखा गया कि नहीं यार, ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि ऐसे तो पूरा एटम डिस्ट्रॉय हो जाता था। तो फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक ऐसे रफ सा मॉडल बनाया इस तरीके का कि हाँ ऐसे तो था, ऐसे तो है, इलेक्ट्रॉन का एटम है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ ऐसे रिंग्स में प्रेजेंट है। मतलब एक रिंग ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे है। ये मतलब बहुत ज्यादा इस चीज को फर्दर प्योरीफाई कर करके आ रहा है। पहले क्या कहा जा रहा था कि इलेक्ट्रॉन ऐसे एग्जिस्ट करता है किसी एटम में, ये पूरा एटम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद इसको थोड़ा और फर्दर बताया गया कि नहीं ऐसा नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन ना घूमता तो गोल गोल है, पर ये कुछ टाइम बाद ना बीच में आके क्रैश कर जाता है और खत्म हो जाता है यहाँ पे। फिर इस चीज को भी नकार कर इस चीज को पूरा तरीके से इस चीज को कहा गया कि नहीं ये चीज तो है नहीं, ऐसे तो इलेक्ट्रॉन काम ही नहीं कर सकता, ऐसे तो पूरा एटम डिस्ट्रॉय हो रहा है। मतलब लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स खराब हो रहा था इसके कारण। तो क्या किया गया, फिर एक और अजम्पशन लगाया गया कि ऐसा ना होगा, पर होगा इस तरीके से कि कुछ रिंग्स जैसा कुछ होगा जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, जिन्हें कुछ एनर्जी देनी या लेनी पड़ेगी किसी एक से दूसरी रिंग में जंप करने के लिए। अभी ये कॉन्सेप्ट काफी नया है कुछ लोगों के लिए, तो तुम्हें समझना पड़ेगा, धीरे धीरे हो जाएगा, कंफर्टेबल हो जाओगे इस चीज के लिए। तो उन्हें ये तो पता चल गया, पर उन्हें अभी तक नहीं पता चला था कि ये किस चीज के अराउंड घूमते हैं, ये किस चीज के अराउंड घूमते हैं। तो फिर थोड़ी और रिसर्च हुई, एंड रिसर्च के बाद काफी चीजें सामने आई कि जो जिस चीज के आसपास ये घूमते हैं ना, वो एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस यानी कि वो एक पॉजिटिव चार्ज है, इस तरीके से समझ सकते हो। अगर हम इलेक्ट्रॉन को हम नेगेटिव मानते हैं, तो एक न्यूक्लियस है जिसमें पॉजिटिव चार्ज भरा पड़ा है, एंड वो उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है, जस्ट इस तरीके से, समझ गए। तो इस तरीके से उन्होंने फिर एक ये परफेक्ट मॉडल बनाया रदरफोर्ड ने कि इस तरीके से ये होगा, एंड आज तक हम इसी मॉडल को यूज करते हैं। तो सोचो ये कितनी ज्यादा रिफाइनरी करने के बाद आया है। इसके पीछे कई लोगों ने सुसाइड्स किए हैं, कईयों ने अपनी जानें दी हैं, वो अलग बात है, बट हाँ तुम्हें समझ आ रहा होगा कि इस चीज के पीछे कितने बड़े सेक्रीफाइसेस हुए हैं इस एक चीज को ढूंढने के लिए। ऐसा नहीं कि कोई जंगें लड़ी गई थी, बट हाँ तब के टाइम पे लोग मानते नहीं थे आसानी से, वही है ना। तो इन्हें कहा गया है कि ये सब जो येलो कलर में रिप्रेजेंट कर रखे हैं मैंने, ये सब एक स्ट्रक्चर्स हैं, रिंग टाइप के स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो हमने ये भी मान लिया, और ये भी बताया गया कि जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, जितने इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्जेस हैं, उतने ही हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस हैं। मतलब वो कुछ भी हो सकता है, वो प्रोटॉन हो सकता है, प्रोटॉन किससे ही मानते हैं,
जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स हैं। अभी मैंने जितने इलेक्ट्रॉन्स, वो वाली बात तो हमने करी ही नहीं कि किस चीज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पर जस्ट एक बात है कि जितने इलेक्ट्रॉन किसी भी एक एटम में होंगे उतने ही उसमें प्रोटॉन होंगे, ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस आउट होके घूमते रहें जस्ट न्यूक्लियस के आसपास। कभी भी वो ऐसा ना हो कि कुछ और ही हो जाए उनके साथ, वो सीधा ही बाहर भाग जाए एटम से। अभी नहीं भागेंगे, अगले चैप्टर्स में भागेंगे वो लोग। अभी तो जस्ट शांति से वो लोग बैठे हैं एंड जस्ट इंजॉय कर रहे हैं। तो कंक्लूजन क्या आया कि एक जो अपना एटम होता है, इसके अंदर एक तो न्यूक्लियस होता है, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उतने ही इसमें प्रोटॉन्स होते हैं। उतने ही इसके में प्रोटॉन्स होते हैं। और अगर तुम्हें किसी एटम का मास निकालना है, मास मतलब उसका वेट, समझे? उसका वेट कितना होगा, उसका वेट क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स का वेट प्लस कर दो प्रोटॉन्स का वेट, दैट्स इट। ये है पूरा वेट एक एटम का, ठीक है। अब इसे क्या कह दिया गया है, अब इसे कह दिया गया है कि इसको हमने कह दिया कि ये के शेल है, ये एल शेल है, ये एम है, ये एन है, ऐसे नेम दे दिए। जैसे हमने इसको कह दिया कि ये चमन है, ये विजय है, ये क्या हो सकता है, इसका नाम आयुष है, इसका नाम आदिति है, ऐसे दे दिया। तो उन्होंने भी नाम दे दिए के एल एम एन, ठीक है। तो हमने इस तरीके से एक जो अपना एटम था उसको फर्दर डिफाइन करा कि ये ऐसे ऐसे है। तो काफी ये बड़ी खोज थी। तो इसके आगे जो शेल्स बने हुए हैं ये वाले, इनको आगे फर्दर डिफाइन करा गया कि शेल ऑल्सो कंटेन्स सबशेल। ये काफी देर बाद चीज पता चली थी, बट हाँ, इसको जो रिंग टाइप स्ट्रक्चर से जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है ऐसे गोल 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 और घूमता ही रहता है एटर्निटी तक, तो इनको उन्होंने शेल कह दिया। और जैसे ये के शेल है, एल शेल है, एम शेल है, एन शेल है, इनके अंदर भी सब शेल होते हैं। अभी मैं तुम्हें कोई डायग्राम बना के उस चीज को रिप्रेजेंट भी नहीं कर सकता। वो एक चीज है जो अनइमेजिनेबल है कि सब शेल कैसे होते हैं, हम उसे इमेजिन ही नहीं कर सकते। मतलब वो एक बड़ी ही एब्स्ट्रैक्ट चीज है एंड जस्ट कभी भी उसे इमेजिन नहीं कर सके। अगर तुम्हारे मास्टर जी कह रहे हैं कि ये देखो मैंने तुम्हें सबशेल को इमेजिन करवा दिया, उसे विजुअलाइज करा दिया, तो नहीं यार, नहीं हो सकते वो विजुअलाइज। काफी कॉम्प्लेक्स चीज है वो, जैसे मे भी कॉम्प्लेक्स नंबर से भी 1000 गुना होंगे वो कॉम्प्लेक्स। तो मतलब समझ जाओ, उन्हें समझ नहीं सकते हम, सीधी बात है। शेल्स होते हैं। अभी सीधे बताता हूँ। एक एटम है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है वो रिवॉल्व करते हैं, वो रिवॉल्व करते हैं। उतने ही उस एटम में प्रोटॉन होते हैं जितने की इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसमें सब शेल्स होते हैं, शेल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स गोल गोल घूमते हैं। एक शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, और यहाँ पे न्यूक्लियस आ गया बीच में। वो शेल कितने होंगे वो एलिमेंट पर डिपेंड करता है। अगर वो लिथियम का है तो उसमें अलग शेल्स होंगे, अगर वो कोई और है तो अलग होंगे। समझो, शेल्स जरूरी नहीं है कि सेम हो, सभी में अलग हो सकते हैं या वेकेंट हो सकते हैं। वेकेंट मतलब खाली, जब भरने के लिए कुछ है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन घूमने के लिए है ही नहीं उसके पास, तो कहां से घुमा लेगा वो इलेक्ट्रॉन्स को, समझे? तो ठीक है। शेल्स के अंदर, एक शेल के अंदर सोचो, ये एल शेल है, इसके अंदर भी कुछ शेल होते हैं, इसके अंदर भी कुछ शेल होते हैं जिसको मैं रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, उसका कुछ भी विजुअलाइजेशन है नहीं, बस तुम्हें समझना पड़ेगा, एक थ्योरेटिकल चीज है वो। ओके, तो यही था एक एटम के बारे में एंड एटम का काफी एब्स्ट्रैक्ट चीजें बताई हैं मैंने तुम्हें। आई होप सो तुम कुछ समझे होगे इस चीज में से। तो फिलहाल के लिए तो काफी बेसिक से उठाया है मैंने तुम्हें। कितने बेसिक से उठाया तुम्हें भी पता है, बिल्कुल ही बेसिक से। जैसे बच्चों वाला जो होता है ना, बिल्कुल कोई बच्चा है जिसको कहानी सुना के हमें थोड़ा सा उसका इंटरेस्ट बिल्ड करना है, मैंने वो कोशिश करी अभी। तो तुम्हें समझ आया होगा कि क्या क्या करने की कोशिश हो रही है यहाँ पे। ये कुछ भी वैसा नहीं है जो आम टीचर्स के द्वारा होता है
थोड़ा स्लो बोलता हूँ मैं, बट कोई नहीं, एडजस्ट कर लेंगे, धीरे धीरे फास्ट बोलने की कोशिश करेंगे। बट हाँ, तुम्हें समझना होगा कि ये बाकी टीचर जैसा नहीं है कुछ भी, कि तुम कुछ भी बोले जा रहे हो, कुछ भी करे जा रहे हो। हाँ, थोड़ी बहुत कुछ भी गलती हो सकती है, उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बट हाँ, जो चीजें हैं, जो कुछ फैक्ट्स हैं, वो तुम्हें बताने पड़ेंगे। अगर तुम्हें पता ही ना होगा, जैसे मैंने तुम्हें कुछ भी इंडिया के बारे में बताया, जैसे मैंने तुम्हें महर्षि कन्नड़ा के बारे में बताया, वैशेषिका सूत्र के बारे में बताया, या कुछ बताया कि इतनी छोटी बुक थी, या संस्कृत में लिखी गई थी, तुम्हें कुछ तो होगा, हुआ होगा इससे, तुम्हारे अंदर कुछ तो चीज आई होगी कि हाँ यार, कुछ अच्छा सुन रहा हूं मैं। तो क्या उसका क्या फायदा हो गया जब तुमने 10-15 लेक्चर देख लिए सीधे ही, और ना तुम्हें कुछ समझ आया ना कुछ। इससे अच्छा तुम, थोड़ा स्लो बोलता हूँ मैं, बट हाँ, कोई नहीं, उसको उसके कारण ही काफी चीजों को डिले हो रही है मेरे से चीजें। बट हाँ, उसके लिए सॉरी। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि मैंने तुम्हें ये कुछ एंशियंट इंडिया का ज्ञान दिया है। अभी मैंने कहीं से सीखा, तुमने उसको कहीं अप्लाई करा, तुमने उसको अपने माइंड में रखा, एंड उसके बाद तुमने अपना माइंड चलाया कि ओके, ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। तुम्हें मैंने एटम का नाम बताया, तुम्हें मैंने एटम का नाम बताया कि उसको संस्कृत में अणु कहा गया, अणु। तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम काफी लोगों से आगे पहुंच चुके हो अभी? जस्ट ऐसी चीजों के बारे में पता होना भी बहुत बड़ी बात होती है, खास करके इंडिया की चीजों के बारे में। लोग क्या करते हैं, फॉरेन की पूरी इन हिस्ट्री जो होती है छान मारेंगे, उनको इंडिया के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। तो हमारा यही एम है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले कि इंडिया कितना तगड़ी चीज थी, कोई आम चीज नहीं थी जितना उसको समझा जा रहा है अभी के टाइम पे। बट हाँ, मेरा यही रहता है कि हर लेक्चर में मैं तुम्हें इंडिया से चीजें शुरू करूँ, या कुछ इंडिया का रेफरेंस दूं कि ऐसा हुआ था, ये चीज इंडिया में आई थी। एंड ये चीजें सच है, बिल्कुल सच है। अगर तुम्हें लगता है कि मेड अप स्टोरीज हैं, तो यार बिल्कुल नहीं है। वैशेषिका सूत्र का पीडीएफ पड़ा है इंटरनेट पे। ये वन एंड ओनली बुक है जिसमें इतना कुछ लिख रखा है, और ये बची हुई है अभी तक। बाकी सब तो कुछ ब्रिटिशर्स ले गए, और कुछ नालंदा में खराब हो गई, और कुछ केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में खत्म हो गई। तो आई होप से तुम्हें समझ आया होगा कि ये कुछ भी ऐसा वैसा क्रैप थ्योरी जैसा नहीं है, कुछ भी बहुत ही अब्स्ट्रैक्ट चीज है। तो ठीक है, फिर हो गया, बाय।